मनीष को सेठ की बेटी जानवी से प्यार हो गया था, तो वहीं जानवी भी मनीष को चाहने लगी थी। दोनों चोरी छुपे मिलने लगे। एक रोज वो दोनों नदी किनारे एक दूसरे के साथ इश्क फरमा रहे थे। अब हम दोनों को शादी कर लेनी चाहिए। ये सुनकर जानवी थोड़ा घबरा गई। फिर वो थोड़ा हिचकिचाते हुए बोली, कह तो तुम ठीक रहे हो, लेकिन अभी हमें थोड़ा और वक्त एक दूसरे को देना चाहिए। उन दोनों को एक साथ मदनलाल देख लेता है, जो कि जानवी के पिता सेठ जी का दोस्त होता है। वो जाकर सेठ को सब बता देता है। अगले दिन ही मनीष को सेठ के आदमी बुला लेते हैं। अच्छा, तो वो तुम हो, तो तुम जानवी से प्यार करते हो और उससे शादी करना चाहते हो। वैसे मेरे घर की बेटियों से शादी करने के लिए तुम्हें एक शर्त माननी होगी। अगर तुम वो शर्त मानने के लिए तैयार हो तो ही मैं तुम्हारी शादी जानवी से करवा पाऊंगा। जी, कौन सी शर्त? वैसे जानवी को अपनी जीवन संगिनी बनाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो फिर तुम्हें मेरी 7 बेटियों से एक साथ शादी करनी होगी। बोलो, मंजूर है तुम्हें? ये आप क्या कह रहे हैं सेठ जी? मुझे जानवी के साथ उसकी बाकी बहनों से भी शादी करनी होगी? आखिर कौन बाप ऐसा चाहेगा कि उसकी 7 बेटियों का एक ही पति हो? इसके पीछे एक कारण है जो मैं तुम सबको नहीं बता सकता। मैं बस यही कहना चाहता हूं कि मैं अपनी सभी बेटियों को बहुत प्यार करता हूं और मैं उनमें से किसी को भी नहीं खोना चाहता। अगर तुम इन सब के साथ शादी कर सकते हो तो ठीक है, और नहीं तो तुम जानवी को भी भूल जाओ। माफ करना सेठ जी, लेकिन मुझे ये मंजूर नहीं। जानवी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, लेकिन मुझ में इतनी हिम्मत नहीं कि मैं इन सबको अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करूं। हो सके तो मुझे भूल जाना। ये कहकर मनीष वहाँ से चला जाता है। जानवी जानती थी कि एक न एक दिन तो ये होना ही था। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन चाहकर भी जानवी और मनीष एक दूसरे को भुला नहीं पाते हैं। फिर एक रोज जानवी घर से भाग जाती है और मनीष के साथ एक मंदिर में शादी कर लेती है। तुम दोनों की शादी संपन्न हुई। अब जाकर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर। जब वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं तो पंडित खुद से कहता है, इस लड़की को मैंने पहले भी कहीं देखा है। अरे, ये तो अपने सेठ जी की बेटी है, लेकिन इसने भला ऐसा क्यों किया? इन 7 बहनों की शादी तो एक ही लड़के से होनी थी। मुझे अभी जाकर सेठ जी को ये बात बतानी होगी। क्या जानवी ऐसा कैसे कर सकती है? वहीं अपने ससुराल पहुंचकर जानवी की तबीयत अचानक खराब हो जाती है। मनीष उसे अस्पताल ले जाता है। जैसे ये बात सेठ जी को पता चलती है, वो भी वहाँ पहुँच जाते हैं। ये सब तुम्हारे कारण हुआ है। ना तुम मेरी एक बेटी से शादी करते और ना आज उसकी जान खतरे में होती। क्या मतलब? मतलब ये कि हमारे परिवार को श्राप मिला था कि अगर मेरे परिवार की बेटियों की शादी एक पति से नहीं हुई तो उनकी मौत हो जाएगी। क्या ये मैंने क्या कर दिया? अपनी जानवी को बचाने के लिए मैं कुछ भी करूंगा। फिर मनीष जानवी की बाकी 6 बहनों से भी शादी कर लेता है, जिससे जानवी पूरी तरह ठीक हो जाती है और कुछ ही दिन में वो ठीक होकर घर आ जाती है। अब 7 बहनें खुशी खुशी एक साथ अपने पति के साथ रहने लगती हैं। सदियों पहले की बात है। उदयपुर शहर में एक खूबसूरत महल था, जहाँ के राजा और रानी बड़े ही दयालु और निर्बल स्वभाव के थे। रानी ने 7 पुत्रों को जन्म दिया था, लेकिन उनकी बहुत इच्छा थी कि एक कन्या उनके घर में जन्म ले, लेकिन उनकी ये इच्छा पूरी नहीं हुई। राजा हमेशा से ही एक पुत्री की चाह में था। एक रोज रात को जब राजा और रानी खाना खाकर अपने महल के किनारे बनी नदी के पास टहल रहे थे, तो उन्हें उस नदी में एक टोकरी आती दिखाई दी, जिसमें एक नवजात कन्या थी। उस नवजात कन्या को राजा रानी अपने साथ महल ले आए और राजा ने ऐलान किया, आज से ये कन्या हमारी पुत्री है। हम इसे अपनी बेटी की तरह पालेंगे। परंपरा के अनुसार घर में छोटे शिशु का भविष्य जानने के लिए कुल पुरोहित को बुलाया गया। उस कन्या को देख पुरोहित ने कहा, बड़े ही खेद के साथ कहना पड़ रहा है महाराज कि इस कन्या के कदम आपके राज्य के लिए शुभ नहीं है। आप कहना क्या चाहते हैं पुरोहित जी? रानी साहिबा, जैसे जैसे ये कन्या बड़ी होती जाएगी, वैसे वैसे ही आपके 7 लड़कों की मृत्यु भी होती जाएगी। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो पुरोहित? एक छोटी सी कन्या के बारे में तुम ऐसे कैसे कह सकते हो? सिपाहियों, इस पुरोहित को महल से बाहर निकाल दो। राजा ने उस पुरोहित को महल से बाहर फेंकवा दिया और बेटी की चाह में पुरोहित की बातों पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन जैसे ही वो लड़की साल भर की हुई तो उसके जन्मदिन वाले दिन ही राजा के सबसे बड़े बेटे की मृत्यु हो गई। तब राजा को उस पुरोहित की बात याद आई। उसने तुरंत ही उस पुरोहित को बुलाने भेजा, लेकिन सेनापति एक दुखद समाचार लेकर महल में पहुंचा। महाराज, 10 दिन पहले ही उस पुरोहित की मृत्यु हो गई, लेकिन सुना है उसका भाई घनश्याम दूसरे राज्य के महल में पुरोहित है। आपकी आज्ञा हो तो मैं उसे बुला लाऊं।
उन्हें शीघ्र ही यहाँ लेकर हाजिर हो। घनश्याम पुरोहित सेनापति के साथ उस महल में पहुंचा। मेरे भाई की भविष्यवाणी बिल्कुल सही है। अब हमें इस बात का यकीन हो गया है, लेकिन इसका उपाय क्या है? अगर आपकी इस कन्या को आग के घेरे में बड़ा किया जाए तो आपके बेटों को इसका कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन इस बात का खास ध्यान रहे कि वो आग बुझनी नहीं चाहिए। पंडित के कहे अनुसार वैसा ही हुआ। उस कन्या को एक घर के अंदर रखा गया, जिसके बाहर आग का घेरा बना दिया गया। कुछ साल ऐसे ही बीत गए। अब 7 लड़कों में बचे 6 लड़के भी बड़े हो गए और राजा रानी बूढ़े होने के कारण दुनिया से चल बसे। उन 6 भाइयों में से सबसे बड़े भाई ने राजगद्दी संभाल ली। अब वक्त आ गया है कि हम अपनी बहन को उस आग के घेरे से छुटकारा दें और उसका विवाह करके उसे खुशहाल जिंदगी जीने दें। बिल्कुल सही कहा भाई आपने। चलो चलो अभी अपनी बहन के पास चलते हैं और उसे ये खुशखबरी देते हैं। सभी भाई अपनी बहन के पास पहुंचे। बहन, अब वक्त आ गया है कि तुम इस 4 दीवारी से आजाद हो जाओ। तभी उनकी बहन अंजना उनसे बोली, हाँ भैया, मैं भी दुनिया देखना चाहती हूँ। आखिर कब तक मैं इस आग के घेरे में जलती रहूंगी। अंजना को बाहर निकाला गया। उसने पहली बार नदियां, पहाड़, पेड़ पौधे, फूल, तितलियां देखी। वो बहुत खुश थी। तभी उसकी नजर बगुले पर पड़ी। अरे वाह, ये तो बहुत ही खूबसूरत पक्षी है। भैया, इस पक्षी का नाम क्या है? बहन, इस पक्षी का नाम बगुला है। भैया, मुझे बगुलों के राजकुमार से ही शादी करनी है। लेकिन बहन, हम उन्हें कहाँ ढूंढेंगे? वो मैं नहीं जानती। अगर मेरी बगुलों के राजकुमार से शादी नहीं हुई तो मैं किसी से शादी नहीं करूंगी। सभी भाई उसकी बात मान लेते हैं। 2 भाई राज्य संभालने के लिए महल में ही रुके, जबकि बाकी के 4 बगुलों के राजकुमार को ढूंढने जंगल की ओर निकल गए। लेकिन कई दिनों तक भटकने के बाद भी उन्हें राजकुमार कहीं नहीं मिला। तभी उनमें से एक भाई ने कहा, भैया, हमने हर तरफ देखा, लेकिन राजकुमार हमें कहीं नहीं मिला और अब तो हमारा खाना भी खत्म हो चुका है। हाँ भाई, मैं तो कहता हूँ अब वापस महल चलो, नहीं तो ऐसा ना हो कि भूख के कारण हमारे प्राण ही निकल जाएं। नहीं नहीं, अंजना की बात को हम नहीं टाल सकते। अब जब तक हमें बगुलों का राजकुमार नहीं मिल जाता, हम वापस नहीं जाएंगे। तभी वहाँ से एक तपस्वी गुजर रहा था, जिसे देख उन भाइयों ने उस तपस्वी से पूछा, प्रणाम महाराज, क्या आप बगुलों के राजकुमार का पता जानते हैं? हाँ, यहाँ से तुम उत्तर दिशा की ओर जाओ। तकरीबन 10 किलोमीटर चलने के बाद एक ऊंची पहाड़ी पर महल है। उसी महल में बगुलों का राजकुमार रहता है। सभी भाई उत्तर दिशा की ओर चल दिए। 10 किलोमीटर चलने के बाद वो एक ऐसी जगह पहुंचे जहां सफेद महल, सफेद घर, सफेद मिठाइयां और यहाँ तक कि सबकी पोशाक भी सफेद रंग की थी। चारों भाई महल के अंदर गए और बगुलों के राजकुमार से मिले और उन्हें अपनी समस्या बताई। राजकुमार जी, आप हमारी बहन से शादी कर लीजिए। वो जिद पकड़कर बैठी है कि वो सिर्फ बगुलों के राजकुमार से ही शादी करेगी, नहीं तो उम्र भर कुंवारी रहेगी। मैं तुम सब भाइयों की पीड़ा समझ सकता हूँ, लेकिन मैं किसी भी लड़की से शादी नहीं कर सकता। हम बगुले बहुत ही बुद्धिमान होते हैं और मैं बगुलों का राजा हूँ, तो जाहिर सी बात है कि मैं भी बहुत बुद्धिमान हूँ और इसीलिए मैं अपने महल के लिए भी एक बुद्धिमान रानी की तलाश में हूँ। और अगर तुम्हारी बहन चाहती है कि मैं उससे शादी करूं, तो पहले उसे साबित करना होगा कि वो बुद्धिमान है। ठीक है, हम आज ही उसे बुलावा भेज देते हैं, फिर आप खुद ही जांच परख कर लीजिएगा। उन भाइयों ने एक संदेश लिखकर एक बगुले के पास भिजवाया। सेनापति बगुला उस संदेश को अपनी चोंच में दबाए महल पहुंचा। जब वो संदेश अंजना ने पढ़ा तो वो बेहद खुश हुई और अगले दिन सुबह ही उस महल से चलने की तैयारी करने लगी। साथ ही उसने अपने बड़े भाई से कहा, भैया, मुझे एक घोड़ा, 2 दासी और कुछ सैनिक चाहिए होंगे। मैं कल सुबह ही बगुलों के राजकुमार से मिलने निकलूंगी। ठीक है, इंतजाम हो जाएगा। अगले दिन सुबह ही अंजना अपने सैनिकों और दासियों के साथ सफर पर निकली। काफी देर चलने के बाद अंजना कुछ देर विश्राम के लिए रुकी और एक पेड़ की छांव में बैठे बैठे ही उसे नींद आ गई। तभी उनमें से एक दासी, जो कि बूढ़ी थी, उसने दूसरी दासी, जो कि उसकी बेटी दिव्या थी, उसकी तरफ देखा। सचमुच कितना अच्छा होगा अगर इस मनहूस की जगह मेरी बेटी की शादी उस राजकुमार से हो जाए। मेरी बेटी तो राजकुमारी बन जाएगी। तभी उसके दिमाग में खुराफाती आइडिया आया और उसने उन सैनिकों को लालच देकर कहा, मैं चाहती हूँ कि उस राजकुमार से मेरी बेटी दिव्या की शादी हो जाए, और अगर एक बार ये वहाँ की रानी बन गई तो फिर तुम लोगों की चांदी ही चांदी है। मैं इसके राजकुमार से कहकर तुम लोगों को 2-2 किलो सोना भेंट में दिलवा दूंगी, लेकिन उससे पहले तुम्हें इस मनहूस अंजना को पहाड़ी से फेंकना होगा। देखो, मौका अच्छा है,
वो अभी सो रही है। लालच में आकर सैनिकों ने ऐसा ही किया। उन्होंने सो रही राजकुमारी को उठाकर पहाड़ी के नीचे फेंक दिया और दिव्या दासी को राजकुमारी के लाए हुए कपड़े और गहने पहनाकर बगुलों के महल ले गए। राजकुमार जी, मैं 7 भाइयों की इकलौती बहन हूँ और आपसे विवाह करना चाहती हूँ। ठीक है, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरी कुछ पहेलियों का जवाब देना होगा। वो कौन सी 3 संख्याएं हैं जिन्हें जोड़ो या गुणा करो तो परिणाम सबका एक ही निकलता है? काफी देर तक सोचने के बाद भी वो दासी जवाब नहीं दे पाई। तब राजकुमार ने गुस्से में कहा, तुम्हारे भाई तो मुझसे तुम्हारी बहुत तारीफ कर रहे थे, लेकिन तुम तो इतनी आसान पहेली का उत्तर भी नहीं दे पाई। सैनिकों, जल्द से जल्द इसके चारों भाइयों को मेरे सामने हाजिर होने को कहो। कुछ देर बाद वो चारों भाई वहाँ पहुँच गए। तुम चारों भाइयों ने मुझसे झूठ कहा कि तुम्हारी बहन बुद्धिमान है, लेकिन इसे तो साधारण सा गणित भी नहीं आता। लेकिन ये तो हमारी बहन नहीं है। अच्छा, डर के मारे फिर झूठ। सैनिकों, इन सबको कारावास में डाल दो, फिर इन्हें मृत्यु दंड दिया जाएगा। कभी वहाँ अंजना आ जाती है। रुक जाइए बगुलों के राजकुमार, इन भाइयों की असली बहन मैं हूँ। अच्छा, तो फिर तुम मेरी पहेली का जवाब देकर यह साबित करो कि वो बुद्धिमान लड़की तुम ही हो। वो कौन सी 3 संख्याएं हैं जिन्हें जोड़ो या गुणा करो तो उनका परिणाम एक ही होता है? 1, 2 और 3। वाह, बहुत खूब। लेकिन अगर तुम राजकुमारी अंजना हो तो फिर ये लड़की कौन है? ये मेरी दासी की बेटी है। इन दोनों ने मिलकर रास्ते में मुझे पहाड़ी से नीचे फिकवा दिया, लेकिन वो तो शुक्र है ऊपर वाले का कि मैं एक पेड़ में जाकर फंस गई और एक लकड़हारे ने मुझे बचा लिया। बगुलों के राजकुमार ने दासी दिव्या, उसकी माँ और उन सैनिकों को कारावास में बंद कर दिया और राजकुमारी अंजना के साथ बड़ी धूम